बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सख्त गर्मी का मौसम था। सूरज की तमाज़त बहुत ज्यादा थी। धूप की शिद्दत से जिल्द मेरी झुलसती हुई महसूस हो रही थी। मेरा गोरा रंग तब के सुर्ख हो रहा था। आज स्कूल में मैं अकेली गई थी। मेरी दोनों सहेलियों ने छुट्टी की थी और वापसी पे भी मैं अकेली थी, क्योंकि मोहल्ले की कोई भी लड़की मेरे साथ नहीं थी। मेरा स्कूल घर से आधे घंटे की मुसाफत पर वाक़या था। जब हम तीनों सहेलियां इकट्ठे जाती तो बातों में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता था। और आज जब मैं अकेली थी, ये मुसाफत मुझे बहुत महसूस हो रही थी। अब मैं घर के पास पहुंचने वाली थी जब मुझे गली के नुक्कड़ पर वही लड़का अपने जैसे एक लफंगे दोस्त के साथ खड़ा नजर आया, जिसे कुछ दिनों से मैं वहां खड़ा देख रही थी। वो कुछ बोलता तो नहीं था, बस घटिया नजरों से देखता रहता था। आज मैं अकेली थी, मुझे उससे अजीब सा डर लगने लगा, जिसकी वजह शायद ये थी कि पूरी गली सुनसान थी। कोई बंदा बशर नजर नहीं आ रहा था। जब मैं उसके पास से गुजरने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और एक खत मेरे हाथ में दे दिया। मैं उसकी इस हरकत से घबरा गई, साथ किसी को देख लिए जाने का भी डर था। मैं जल्दी से भाग के घर में दाखिल हो गई और वो खत मेरे हाथों में था। मैंने उसे छुपके से अपने बैग में डाल लिया ताकि कोई देख ना ले। घर में अम्मी और बाजी बरामदे में बैठी हुई थी। मैं भी यूनिफॉर्म बदल के उनके पास आ गई और खाना खाने के बाद जब अम्मी और बाजी अपने कमरे में आराम करने गई, तब मैंने अपने कमरे में आके वो खत खोला। सबसे ऊपर एक फुड़कता हुआ शेर लिखा था। फिर उसके बाद लिखा था कि वो पिछले कई दिनों से सिर्फ मेरे लिए वहाँ खड़ा होता है। और फिर अपनी मोहब्बत का इजहार करने के बाद उसने लिखा था कि मैं उसे खत का जवाब जरूर दूं। खत पढ़ने के बाद कितनी देर तक मैं हैरानो परेशान बैठी रही। ये सच था कि मैं बहुत हसीन थी और मुझे अपने हुस्न पर नाज भी था। मैं जानती थी कि जितनी मैं हसीन हूँ मुझे कोई शहजादा ही बिहाने आएगा, लेकिन फिर एक हकीकत मेरी आँख खोल देती कि शहजादी गरीबों की झोंपड़ियों में नहीं आते। इसीलिए मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी ताकि अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं। हम दो बहनें हैं। मेरे अब्बू की गांव में वाहिद कपड़ों की दुकान है और साथ में कुछ जमीनें हैं जिससे हमारा गुजर बसर अच्छा हो जाता है। लेकिन मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे थे। मैं हवाओं में उड़ना चाहती थी और ये नहीं जानती थी कि जो जितना ऊंचा उड़ता है उतनी ही तेजी से जमीन पर भी आ गिरता है। मेरी बाजी मुझसे 5 साल बड़ी थी और गांव के स्कूल से मैट्रिक किया था। उससे आगे ना वो पढ़ना चाहती थी और ना अम्मी अब्बू ने उन्हें इसरार किया, जबकि मैं अब 10वीं क्लास में थी और आगे शहर जाकर पढ़ना चाहती थी। और मेरी इस बात पे किसी को एतराज भी नहीं था। शहर हमारे गांव से 10 किलोमीटर के फासले पर था और हमारे गांव से वैन जाती थी जिसमें कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां जाती थी। हमारे पेपर्स होने वाले थे और मैं बहुत दिल लगा कर पढ़ाई करती थी, जबकि मेरी दोस्तों को भी मेरी बहन की तरह पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं था और ना ही वो आगे पढ़ने के ख्वाब देखती थी। यही वजह थी कि वो आए दिन छुट्टियां करती थी और मुझे अक्सर अकेले जाना पड़ता। अगले दिन जब हम स्कूल से वापस आ रही थी तो वो लड़का नजर आया और वो अपनी मामूल की जगह पर खड़ा था। आज उसने मेरी दोनों सहेलियों की मौजूदगी में उस खत के बारे में बात पुरस की तो मैंने उसे गुस्से से डांट दिया और कहा, आइंदा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन उस पे तो जैसे किसी बात का असर ही नहीं हुआ था। वो ढिठाई से वहीं पर खड़ा रहा और हम जब तक नजरों से ओझल ना हो जाती देखता रहता था। उस दिन भी मैं अकेली थी और वापस आते हुए घबरा रही थी। आज भी गर्मी अरूज पर थी। जब मैं घर के करीब पहुंची तो वो मुझे देखकर अलर्ट हो गया। आज वो अकेला था। मैं नजर अंदाज करके गुजरने लगी तो उसने आज बदतमीजी की हद कर दी और मेरा हाथ थाम लिया। मेरा दिमाग भग से उड़ गया। इससे पहले कि मैं उसे चांटा रसीद करती, मेरे तेवर देखकर वो भी घबरा गया और मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने उसे खूब खरी खरी सुनाई, खूब बेइज्जत किया। मुझे लगा ये सबक उसके लिए काफी होगा और वो इसके बाद मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन ये मेरी खाम ख्याली थी। वो इतना ढीठ था कि अगले दिन फिर वहाँ से मौजूद था और मुझे देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये मेरी बर्दाश्त की इंतहा थी। घर आने के बाद मैंने सब कुछ अपनी अम्मी को बताया। फिर जब अब्बू शाम को घर आए तो अम्मी ने उन्हें बताया कि इसके रास्ते में एक लड़का खड़ा होता है। अब्बू ने
कहा कि इस मामले को वो खुद देख लेंगे। अगले दिन जब हम आए तो उसने फिर मुझे खत देने की कोशिश की। इसी दौरान मेरे अब्बू भी वहाँ पहुँच गए और उसकी ऐसी छतरोल की कि इसके बाद वो लड़का मुझे कहीं भी कभी नजर नहीं आया। इस वाक़ये के बाद मेरे माँ बाप को मुझ पर पहले से ज्यादा एतबार हो गया, जिसकी मुझे बेइंतहा खुशी थी। कुछ दिन बाद मेरे मैट्रिक के पेपर्स हो गए तो मैंने घर में फारिग रहने की बजाय सिलाई सीखने को तरजीह दी ताकि अपनी मर्जी से अपने कपड़े सिलाई कर सकूं। हमारे गांव में एक दर्जन थी जो सुबह सिलाई सिखाती थी और शाम को लोगों के कपड़े सिलाई करती। उसके पास बहुत सी लड़कियां सिलाई सीखने जाती थी और कुछ वक्त के बाद अपने काम में माहिर हो जाती थी। उसके शौहर की भी घर पर ही दुकान थी, वो भी कपड़े सिलाई करता था। अम्मी ने मेरा भी वहाँ दाखिला करवा दिया। अब मैं सुबह बाजी के साथ घर के काम खत्म करती और फिर सिलाई सीखने चली जाती। इतवार को हमें छुट्टी थी। मुझे वहाँ जाते हुए 2 महीने हो गए थे। मुझे बहुत अच्छी सिलाई आ गई। एक तो मैं ज़हीन भी थी, इसलिए जो भी डिजाइन देखती आसानी से बना सकती थी। इन दिनों मेरे खानदान में एक शादी थी और मैंने उसके लिए एक फ्रॉक बनाना था। उसका डिजाइन मुझे समझ नहीं आ रहा था और वो मुझे पसंद भी बहुत था। मैं वही डिजाइन बनाना चाहती थी। अगले दिन एतवार था और सिलाई से हमें छुट्टी थी, जबकि फंक्शन सोमवार को था और ये ड्रेस मुझे इसी दिन पहनना था। मेरे पास पहनने को तो बहुत कपड़े थे, लेकिन मेरा दिल न जाने क्यों इस ड्रेस में अटक गया था। मैंने सिलाई वाली बाजी से बात की तो वो राजी होगी कि ड्रेस बनाने में मेरी मदद करेंगी। अगले दिन मैं उनके पास चली गई। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाया। उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ा और मुझे 1 घंटे का कहकर वो चली गई। मेरा भी काम बस खत्म होने वाला था। मैं जल्दी से अपना काम खत्म करने लगी। अचानक से मुझे किसी की नजरों की तपिश का एहसास हुआ। मैंने नजर उठाकर ऊपर देखा तो सामने बाजी के शौहर खड़े मुझे बहुत अजीब सी नजरों से घूर रहे थे। उनकी आंखों में इतनी अजीब सी चमक और हवस देखकर मैं बुखला गई। मैंने अपना दुपट्टा दुरुस्त किया जो कि सिलाई करते हुए एक साइड पर ढलक गया था। सामने देखा तो अभी भी इसी पोजीशन में खड़े थे। काम मैं ऑलमोस्ट कर ही चुकी थी। बाकी जो रह गया था वो घर जाकर काम करने का इरादा करके मैं उठ गई। इतने में वो भी तेजी से अंदर आके दरवाजा बंद करके मेरी तरफ बढ़ने लगे। मेरे लिए ये सूरत हाल किसी अफ्ताज से कम ना थी। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, शायद कोई चीज अपनी हिफाजत के लिए मुझे मिल जाए, लेकिन कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे मैं अपना बचाव कर सकती। इतने में वो बिल्कुल मेरे सामने आ गए। उनके मुंह से बदबू के भभके उठ रहे थे। मुझे अबकाई आ गई। मैं पीछे होते होते बिल्कुल दीवार के साथ लग गई और तमाम हिम्मत इकट्ठी करके उसे पीछे धकेलते हुए बाहर निकलने लगी तो उसने हबास्ता से हंसते हुए मेरा बाजू पकड़ लिया और अपनी सिमत खींच लिया। मैं उससे अपनी इज्जत की भीख मांगने लगी, मगर उस खबीस पे तो किसी बात का जैसे असर ही नहीं हो रहा था। वो हद से बढ़ रहा था। मैं दिल ही दिल में अपने रब को पुकारने लगी कि अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक होने लगी। ये आवाज जहाँ मुझे नई जिंदगी की उम्मीद लगी, वहाँ पे उस दरिंदे नुमा इंसान का रंग फक हो गया। वो बहुत बुरी तरह से घबरा गया। मैंने भाग के दरवाजा खोला। बाहर मेरी सिलाई वाली बाजी खड़ी थी। मुझे इस हाल में देखकर वो दंग रह गई। मेरे बाल बिखरे हुए थे। दुपट्टा कमरे के बीच में पड़ा हुआ था जो कि अपनी कहानी आप सुना रहा था। मेरे पीछे चारपाई के पास उनके शौहर खड़े थे और दरवाजे के पास मैं खड़ी थी। मैं अपना दुपट्टा उठाकर बिना कुछ कहे अपने घर आ गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरे आने के बाद वहाँ पीछे क्या हुआ। घर आके मैं अपने कमरे में आके लेट गई। काफी देर बाद बाजी मेरे घर में आ गई। मैं चूंकि सर दर्द का बहाना करके कमरे में लेटी हुई थी, इसलिए वो मेरे बारे में पूछते हुए मेरे कमरे में आ गई। मेरी बाजी उनके लिए चाय बना रही थी जबकि अम्मी खाना बनाने में मसरूफ थी। मैंने घर में अभी किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं किया था और सच्ची बात तो ये है कि मैं इस वक्त किसी का सामना नहीं कर सकती थी। मेरे पास आके उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और मेरी मिन्नतें करने लगी मैं किसी से भी इस बात का जिक्र ना करूं। मैं वैसे भी खुद में इतनी हिम्मत नहीं पा रही थी कि किसी को ये बताऊं कि अगर बताती तो शायद मैं भी कसूरवार ठहराई जाती और न जाने मेरा कोई यकीन भी करता या नहीं, उल्टा बदनाम हो जाती। इसलिए मैंने मुनासिब यही समझा कि खामोश रहूं और जो हुआ उसे भूल जाऊं। लेकिन इसके बाद मैं फिर उनके घर नहीं गई। अम्मी ने बहुत पूछा कि क्या हुआ, तुम उनके घर क्यों नहीं जा रही। मैंने कहा मैं सिलाई सीख चुकी हूँ, अब मेरा दिल नहीं चाह रहा जाने को। उन्होंने भी ज्यादा इसरार नहीं किया। कुछ दिन बाद मेरा रिजल्ट आ गया। मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे। मेरे रिजल्ट से मेरे घर वाले बहुत खुश हुए और मुझे बाआसानी कॉलेज में एडमिशन मिल गया। मैंने FSC
प्री इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मुझे पढ़ने में बहुत मजा आ रहा था। ये मेरा ऐसा ख्वाब था जो मैं जागती आंखों से देखती थी और अब इसे मैं पूरा होता हुआ भी देख रही थी। मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी वो प्राइवेट था, यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी थी और पढ़ाई के मामले में टीचर्स बहुत सख्ती करते थे। मेरा बाकी सब्जेक्ट तो ठीक जा रहे थे, लेकिन केमिस्ट्री में मुझे थोड़ा सा मसला था और मैं चाह रही थी कि कोई अच्छी सी एकेडमी ज्वाइन कर लूं, क्योंकि मुझे अपने केमिस्ट्री के टीचर की समझ नहीं आती थी। लेकिन मेरा मसला ये था कि अगर एकेडमी जाती तो मैं वापस घर कैसे जाती, फिर क्योंकि हमारी वैन तो कुछ कॉलेज टाइम ही जाती थी। कुछ दिन बाद मेरा ये मसला खुद ही हल हो गया। वो ऐसे कि हमारी केमिस्ट्री के टीचर चली गई और उनकी जगह पर एक सर आ गए। सर की पर्सनैलिटी तो इतनी खास नहीं थी, लेकिन उनकी आवाज बहुत खूबसूरत थी और ऊपर से इनका पढ़ाने का अंदाज ऐसा था जो सीधा दिल पे दस्तक देता हुआ महसूस होता था। उनके चेहरे पर एक साइड पे दाग था और काफी अजबत भी थे। बहुत सी लड़कियां उनकी आवाज की दीवानी थी। ऊपर से वो बहुत सोबर से थे। उनका लिया दिया और मुख्तसर अंदाज मुझे बहुत पसंद था। आजकल के मर्दों की तरह छोरे नहीं थे, ना ही वो नजरबाज थे। कुछ दिन तक हमारे पेपर स्टार्ट होने वाले थे। मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी। पेपर्स के बाद हमें छुट्टियां होगी और ये छुट्टियां मैंने घर पे गुजारने का फैसला कर लिया। मैं जब घर पे थी और पढ़ाई से उस वक्त फ्री थी तो मैंने बाजी को गौर से देखा। वो मुझे बहुत बदली बदली से महसूस हो रही थी। शायद मैंने पहले गौर नहीं किया उन पर, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई में बहुत मसरूफ थी। उनकी रूटीन ने मुझे बहुत ठटके पर मजबूर कर दिया। वो अपने मोबाइल में बहुत वक्त गुजारने लगी थी। हर वक्त कॉल और मैसेजेस करती रहती और साथ धीमी धीमी मुस्कुराती रहती थी। इस बात ने मुझे ठटकने पर मजबूर कर दिया। मैंने पक्का इरादा कर लिया कि खोज लगा कर रहूंगी कि मामला क्या है। इसी रात को मैंने अपनी आपी के साथ सोने का फैसला किया। जब उन्हें कहा कि मैं आपके साथ सोऊंगी तो वो चौंक गई। उनके चौंकने पर मैंने बहाना किया कि मुझे डर लग रहा है आज और इतने दिन से पेपर्स में बिजी थी तो आपसे बात ही नहीं हो पाई। रात को आपसे बातें करूंगी। पहले तो उन्होंने टाल मटोल से काम लिया, फिर मेरे इसरार देखकर खामोश हो गई। रात को मैं उनसे बातें करती रही और वो हाँ में जवाब देती रही। साफ लग रहा था कि वो मुझसे बातें नहीं करना चाह रही ताकि मैं सो जाऊं। फिर कुछ देर बाद मैंने सोने का नाटक किया। जब काफी देर गुजरी तो बाजी ने मुझे बुलाया, मगर मैं सोती बनी। मुझे सोता हुआ समझकर उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और मैसेजेस करने लगी। जब सब घर वाले सो गए तो वो मोबाइल उठा के छत पे चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी दबके पाँव उनके पीछे चल पड़ी। वो तो जैसे सारे जहां से बेखबर होकर न जाने किसके साथ बातें करने में महू थी। इन्हें मेरी मौजूदगी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा और वो एकदम से बुखला गई और हरासा नजरों से मुझे देखने लगी, जैसे उनकी कुछ चोरी पकड़ी गई हो। मैंने कुछ नहीं कहा, खामोशी से पलट आई। मुझे सख्त नींद आ रही थी। मैं उस वक्त सो गई और सुबह उठ के मैंने बाजी से इस बारे में बात परस की। पहले उन्होंने टाल मटोल से काम लिया, फिर आखिरकार उन्होंने मुझे बता दिया कि वो किसी को पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई और वो तो मुझसे भी ज्यादा डरपोक है और अम्मी अब्बू से छुप कर ये काम कैसे कर सकती हैं। मैंने बाजी से कहा अगर वो एक साथ मुखलिस हैं तो उन्हें बोले कि आपके लिए रिश्ता भेजे और आप से शादी कर लें, लेकिन अगर वो टाल मटोल से काम ले तो समझ जाइएगा कि वो आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है। मेरी बात सुनकर बाजी आप दीदा हो गई और रोते हुए बोली कि उसने रिश्ता भेजा था, लेकिन अब्बू ने इनकार कर दिया क्योंकि वो हमारी बरादरी का नहीं था। मैं सुनकर चुप हो गई। बाजी को तसल्ली दी कि अगर वो आपके हक में बेहतर होगा तो जरूर आपको मिलेगा। इन्हीं दिनों मेरा कॉलेज भी स्टार्ट हो गया और मैं चाहती थी कि सर हसन ही हमें पढ़ाएं। और जब केमिस्ट्री की क्लास में मैंने सर हसन को देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा लगा जैसे मेरी कोई बिछड़ी हुई चीज मुझे मिल गई हो। मैं अपने एहसासात से खुद भी अनजान थी। इन्हीं दिनों मुझ पे इंकशाफ हुआ कि मैं दिल ही दिल में सर को पसंद करने लगी हूँ। वो भी बाकी लड़कियों की निस्बत मुझे ज्यादा अहमियत देते थे। उनके देखने का अंदाज और दिल में खूब जाने वाली आवाज मेरी जान लेने के लिए काफी थी। मैं उनको इतना पसंद करने लगी थी कि अपने एहसासात से खुद डरने लगी थी। उनकी नजरें भी मुझे कुछ कहती हुई महसूस होती थी, आंच देती हुई, कुछ बोलती हुई, कोई राज आश्कार करती हुई। मैं जब भी उनकी आंखों में देखती अपना आप उनमें डूबता हुआ महसूस करती। इन्हीं दिनों बाजी के लिए एक बहुत अच्छी जगह से रिश्ता आ गया। वो लोग बहुत अमीर और खानदानी रख रखाव वाले थे और बहुत चाहत से बाजी का हाथ मांग रहे थे। मेरे अम्मी अब्बू ने रस्मी तौर पर छानबीन करवाने का वक्त लिया और कुछ देर बाद बाजी का रिश्ता
तय कर दिया। इन दिनों बाजी बहुत खामोश रहने लगी। मैं चूंकि उन दिल की हालत जानती थी इसलिए उनसे हमदर्दी हो रही थी। मुझे दूसरी तरफ सर हसन के बदलते हुए अंदाज भी परेशान कर रहे थे। अब ना तो वो मुझे मुखातिब करते और ना ही मुझे देखते थे। ये सूरत हाल मेरे लिए बहुत तकलीफ दे थी। इन्हीं दिनों घर में शादी की तैयारियां होने लगी क्योंकि बाजी का ससुराल वालों को शादी की जल्दी थी, इसलिए मेरे अम्मी अब्बू ने भी इन्हें ज्यादा इंतजार करवाना मुनासिब ना समझा और शादी की तारीख दे दी। मैंने शादी से 2 हफ्ते पहले कॉलेज से छुट्टियां ले ली और सब कुछ भूल भाल के शादी की तैयारियों में मसरूफ हो गई। अम्मी के साथ शॉपिंग भी करती और घर वापस आकर घर के काम भी करती। बाजी तो जैसे बिल्कुल खामोश होकर रह गई थी, न बोलती थी न हंसती थी, बिल्कुल गुमसुम होकर रह गई थी। मैं इन्हें देखकर बहुत परेशान होती थी और साथ इनकी बहुत सी खुशियों के लिए दुआ भी करती थी। आखिर शादी का दिन आ पहुंचा और सुबह जब मैं उनको उठाने उनके कमरे में गई तो वो अपने कमरे में नहीं थी, बल्कि एक खत था जो अब्बा ने बगैर पढ़े ही फाड़ दिया। हमारे सर पर तो जैसे आसमान गिर गया। अब क्या होगा? ये सवाल अस्दा की तरह हमारे सामने तन के खड़ा हो गया। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। जग हसाई, बेइज्जती, तमाशा, क्या कुछ ना था जो हमें नजर आ रहा था। आगे क्या होगा? अम्मी ने कहा कि तुम ये शादी कर लो, हम तुम्हें सुबह होते ही ले आएंगे। मैंने हैरान नजरों से उन्हें देखा। मरता क्या ना करता, मज़दाक मुझे ये कुर्बानी देनी पड़ी। मैं रुखसत होकर जेवरात से लथपथ उस शानदार हवेली में आ गई। उनके सब घर वाले भी बाजी के बजाय मुझे देखकर हैरान रह गए। जो भी औरत मुझे देखने आती या कहती खुदा ऐसी किस्मत किसी को ना करे। जब शोहर कमरे में दाखिल हुआ तो सब मुबारकबाद देती हुई चली गई। मैंने नजरें उठाकर देखा तो रूह कांप गई। वो तो कोई और नहीं सर हसन थे। जहां मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई, वो भी मुझे देखकर शॉक्ड हो गए। तुम तो मेरी शादी तुमसे हुई है। वो इस कदर खुश लग रहे थे जैसे उन्हें दोनों जहानों की दौलत मिल गई हो। मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था दिल में मेरी ख्वाहिश की काश तुम मेरी दुल्हन बनो, मगर फिर मैंने अपने दिल को डांट दिया। इतनी कम उम्र और हसीन लड़की मुझे कैसे मिल सकती है? उनकी बातें सुनकर मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझ रही थी। फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई कि मैं कैसे उनकी दुल्हन बनी। मेरी बात सुनकर वो भी परेशान हो गए। उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो बाजी को ढूंढने में मेरी जरूर मदद करेंगे। मैं नहीं जानती थी कि उन्होंने अपने घर वालों से क्या बात की। उन्होंने मुझे से बाजी के बारे में कोई सवाल नहीं किया। उनके घर वालों में उनके अम्मी अब्बू थे, उनके कोई और बहन भाई नहीं था। वो मुझे अपनी बेटी की तरह ही समझते थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैंने कुछ दिन तक कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया और अब नई पहचान से कॉलेज में जाती और मैं इतनी खुश थी कि हर कोई मुझे रश्क से देखता। मेरे एफएससी के पेपर्स होने वाले थे। मेरे हस्बैंड मेरे साथ बहुत कोऑपरेटिव थे, मेरी बहुत हेल्प करते थे। पेपर्स में मुझे खाने पीने का किसी किस्म का कोई होश नहीं था। मैं चाहती थी कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। खुदा खुदा करके मेरे पेपर्स मुकम्मल हुए और मेरे साथ घर वालों ने भी सुख का सांस लिया। इन दिनों मैं अपनी अम्मी के घर आई हुई थी। उस दिन मैं शॉपिंग का इरादा किया और अम्मी की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं ड्राइवर के साथ अकेली मार्केट में आ गई। मैंने अपनी पसंद की हर वो चीज ली जो कभी सिर्फ देख कर छोड़ दिया करती थी। मैं बहुत खुशी खुशी में शॉपिंग करके वापस आ रही थी जब रोड पे मुझे आशना सा चेहरा नजर आया। एक पल को मुझे लगा कि वो बाजी का चेहरा है। मैं अपना शक दूर करने के लिए अपने सामान गाड़ी में रखकर उस औरत की तरफ पलटी। मेरा शक यकीन में बदल गया। वो कोई और नहीं, मेरी बाजी ही थी। मगर वो जिस हाल में थी वो बहुत तकलीफदा था। उन्होंने भी मुझे देख लिया और मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो मुझे देखकर पलट गई। वो शायद मेरा सामना नहीं करना चाहती थी। मैंने भागकर उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें गले से लगा लिया। मेरी हमेशा से नक्सक्सी रहने वाली आपी इस वक्त धूल मिट्टी से लिपटी हुई थी। उनका लिबास फटा हुआ था। मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से गाड़ी में बिठाया और घर चलने के लिए राजी किया। वो पूरा रास्ता रोती रही थी और सबका सामना करने से कतरा रही थी। घर आने के बाद मैंने उन्हें अपने कमरे में ले गई और उन्हें अपना नया सूट पहनने को दिया। इसी दौरान मैं अपनी अम्मी को देख कर आई। वो अपने कमरे में सो रही थी। बाजी के लिए मैं चाय लेकर आई और साथ ही मैं रिफ्रेशमेंट भी उन्होंने इस तरह से खत्म की जैसे कब से भूखी है। ये देखकर मेरा दिल दुख से भर गया। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ चली गई थी। फिर उन्होंने जो कहानी सुनाई वो कुछ यूं थी। सादिक ने मेरा नंबर इजी लोड वाली से ले लिया। उसने मुझे देखा तो मैं देखते ही आशिक हो गया।
मैं भी उसे पसंद करने लगी और दिन ब दिन पसंदीदगी मोहब्बत में बदलने लगी थी। रफ्ता रफ्ता मैं उसकी मोहब्बत के जाल में फंसती जा रही थी। मुझे उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता था। मैं उसकी आंखों से देखती और उसके कानों से सुनती थी। उसकी मोहब्बत का भूत मेरे सर पे चढ़ के नाच रहा था। जब उसके रिश्ते से अम्मी अब्बू ने इनकार किया तो वो मुझे अपने सबसे बड़े दुश्मन लगे और वो मुझे अपने माँ बाप के खिलाफ बरगलाता रहा। मैं उसकी बातों में आके माँ बाप से बगावत कर गई। जब उसकी वजह से मैं ये 4 दीवारी पार करके गई और उससे निकाह का बोला तो वो मकरूह हंसी हंसने लगा। कौन सा निकाह, कैसा निकाह? मैंने तो ये सब तुम्हारे बाप से बदला लेने के लिए किया था। उसने मेरी फुफ्फी को बेइज्जत किया था। तुम्हारे बाप की वजह से मेरी फुफ्फी ने खुदकुशी कर ली। अब तुम्हारा बाप भी जीते जी मर जाएगा। मेरे लिए ये इंकिशाफ किसी मौत के परवाने से कम नहीं था जिसके लिए मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया था। आज उसी ने मुझे रसवा कर दिया। मैं जिंदा लाश की मानी पे ढह गई। वो जो मुझे अपनी इज्जत कहता था अब मुझे बेचने के लिए मेरा सौदा कर रहा था। मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से अपनी इज्जत और जान बचाते हुए भाग गई और अब तक भाग रही हूँ। मैं लोगों के घर में काम करती हूँ और 2 वक्त की रोटी खाती हूँ। मैं जिस घर में काम कर रही थी उसके मालिक ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला और मैं उसे अपनी इज्जत बचाते हुए भागी और अब ये सोच रही थी कि कहाँ जाऊं और मुझे तुम मिल गई। उनकी आप बीती सुन मेरे आंसू नहीं थम रहे थे। मैं उन्हें गले से लगा के फूट फूट के रो रही थी। उन्हें मैंने अपने कमरे में ही रुकने को बोला और शाम को जब अब्बू आए तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। उन्हें मैंने कॉल करके बुलाया था और उन्हें सारी बात बता दी थी। रात को खाने के बाद मैंने अपनी अम्मी अब्बू के सामने अपनी बाजी को ले आई, अपनी बाजी की कहानी सुनाई। मेरी बात सुनकर वो दोनों आप दीदा हो गए। अब्बू की हालत ज्यादा काबिले रहम थी। उन्हें अपना गुनाह याद आ रहा था जो उन्होंने एक मासूम के साथ किया था। उन्हें ये बात रुला रही थी। उनका किया उनकी बेटी के साथ पेश आया। वो जितना रोते पछताते कम था। उनकी हालत देखने के बाद मैंने बाजी को बाहर ले आई। उन्हें देखकर अम्मी अब्बू अपने जज्बात पे काबू न रख पाए और उन्हें गले से लगा कर रो पड़े। मेरे अब्बू रोते हुए बार बार यही कहते रहे कि दुनिया मकाफाते अमल है। आज जो किसी के साथ करोगे कल को तुम्हें वो भुगतना पड़ेगा।